एक लड़का अपनी सगी बहन से मिलने के लिए उसके घर जाता है और जैसे ही घर जाने के बाद दरवाज़ा खोलता है, दरवाज़ा खुलता ज़रूर है लेकिन उसकी बहन आपत्तिजनक स्थिति में थी एक लड़के के साथ। और उस लड़के को देखने के बाद भाई अगबबूला हो जाता है और कहासुनी शुरू हो जाती है। कहासुनी में एक कत्ल हो जाता है और जैसे कत्ल होता है उसके बाद उस लाश को छिपाने के लिए घर में ही एक गड्ढा खोद दिया जाता है। गड्ढा खोद कर उस लाश को दबा दिया जाता है और 2.5 महीने तक लाश लगातार आवाज़ लगा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि मुझे यहाँ से निकालो। जैसे ही वो लाश उस कब्र से बाहर निकलती है तो इस बात की गूंज न केवल उस प्रदेश में थी बल्कि आसपास के प्रदेशों में भी फैल जाती है। लोग सोचकर हैरान थे। लोगों का कहीं ना कहीं इस कहानी को सुनने के बाद, इस घटना को सुनने के बाद रिश्तों पर भी विश्वास करने को जी नहीं चाहेगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक ज़िला है रामगढ़। दरअसल रामगढ़ ज़िले का एक गांव लगता है बरतुआ। यहाँ का रहने वाला नरेश महतो, वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है पतरातू। वहाँ जाने के बाद एप्लीकेशन देता है और कहता है कि मेरा बेटा 24 जून 2022 को अपने मामा के घर रांची गया था। वहाँ से लौटकर वापस आ जाता है लेकिन 30 जून 2022 से वो लापता है। उसका हमने सभी जगहों पर तलाश कर ली है लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा है। पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, रोते रोते अपनी व्यथा, अपनी परेशानी बयां करता है। लेकिन पतरातू पुलिस उस व्यक्ति को टरका देती है, कहती है कि ये मामला हमारे थाने का है ही नहीं, ये रांची के चुटिया थाने का है, आपको वहाँ जाना चाहिए। ऐसे ही 2 थानों की आपस में खींचतान मची हुई थी। आपस में एक दूसरे के साथ इधर से उधर एक लिए लगे हुए थे कि थाना ये मेरा है, दूसरा कहता है कि मेरे थाने का मामला नहीं है। पिता ने हर जगह अपने बेटे को तलाश करने की कोशिश की। बेटे की उम्र 21 साल और नाम उसका रोहित कुमार। उसका ऐसा कोई दोस्त नहीं, जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ या उसका बचपन से लेके बड़े होने तक जितने लोगों से भी झगड़ा फसाद रहा था उन व्यक्तियों से भी पड़ताल की जाती है लेकिन कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। और रोहित कुमार के मामले में हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, ठीक इसी तरह से 72 दिन बीत जाते हैं और सफलता नहीं मिलती। आखिरकार उसका पिता नरेश महतो अपनी परिवार के साथ, अपनी बेटी चंचल के साथ सीधा पहुंच जाता है रांची के चुटिया थाने में और वहां जाकर डेरा डाल देता है। कहता है कि जब तक आप मेरे बेटे को तलाश नहीं करोगे तब तक मैं यहां से नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरा बेटा मेरा लाडला था, मेरा जिगर का टुकड़ा था। पुलिस वाले जब इसकी बात सुनते हैं तो कहीं ना कहीं भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और इस व्यक्ति की जो गायब था रोहित कुमार, उसकी पड़ताल करनी शुरू कर देते हैं। 2.5 महीने के बाद यहाँ पर इस की बहन भी होती है, माँ भी होती है, परिवार का एक सदस्य, रिश्तेदार सभी पुलिस के सामने रिक्वेस्ट कर रहे थे और रिक्वेस्ट रंग लाती है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल जो शुरू करती है तो इस रोहित कुमार की मोबाइल की CDR निकलवाई जाती है। CDR निकलवाने से पता चलता है कि आखिरी बात उसकी किसी से बात हुई थी तो सगी बहन चंचल कुमारी से हुई थी। चंचल कुमारी से पूछा जाता है कि तुम्हारे भाई से बातचीत होती है, क्या बात थी क्या नहीं, तो वो कहती है कि वो मेरे पास आ रहा था लेकिन अचानक से गायब हो जाता है, मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है, मैं खुद चाहती हूँ। वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था, कहीं से भी उसको ढूंढ के ला दीजिए। पुलिस वाले बहन को तसल्ली देते हैं और उसकी CDR के साथ साथ उसकी लोकेशन भी निकलवाई जाती है और आखिरी जो लोकेशन उसकी पाई जाती है वो चांदनी चौक एक बस स्टैंड होता है। उस चांदनी चौक बस स्टैंड जो कि चुटिया थाने में लगता है, वहाँ उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं। पुलिस वाले हर एंगल से जांच करते हैं, पतरातू थाने में जाते हैं, दुश्मनी से लेकर रंगदारी, जो भी एक एंगल होता है पुलिस का, पुलिस की अपनी कार्य प्रणाली होती है। हर उस बारीक से बारीक भूसे के ढेर में जैसे सुई तलाशने जैसी कंडीशन थी लेकिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस के पास सिर्फ एक रास्ता था, वो था आखिरी बार जो चंचल कुमारी से उसकी बातचीत होती है तो चंचला कुमारी को वो हिरासत में लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उससे कहते हैं कि तुम्हारी भाई से क्या बातचीत हुई थी, हम ये जानना चाहते हैं। इसी बीच में चंचला कुमारी के मोबाइल की CDR निकलवाई जाती है। उससे पता चलता है कि वो एक लड़के से बहुत सारी बातें किया करती थी और उस लड़के का नाम कुछ और नहीं, वो मुस्लिम समुदाय से इसराइल अंसारी होता है, उसका प्रेमी होता है। वो दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते थे। जब इसराइल को भी पुलिस ने हिरासत में लिया, साथ ही चंचला को भी पुलिस ने हिरासत में लिया और इन दोनों से जब पूछताछ की जाती है तो चौंकाने वाली बात सामने आती है, जिसको सुनने के बाद सब के सब हैरान रह जाते हैं। उस ज़िले में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इस घटना की गूंज फैल जाती है। दरअसल कुछ इस तरह से होता है कि ये लड़की
पतरातू की रहने वाली थी, जो पतरातू के बरतुआ गांव लगता है, लेकिन इसके पिता गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, जो कि थर्मल बिजली बोर्ड के सरकारी क्वार्टर जो कि पतरातू में बने हुए हैं, जो पंच मंदिर के इलाके में हैं, वो वहाँ रहती थी। उसके परिवार का बाकी सदस्य नहीं रहते थे। पिता का अचानक से ट्रांसफ़र हो जाता है और इसी जगह पर, उसी सरकारी क्वार्टर में वो अपनी प्रेमी को अक्सर बुलाया करती थी। प्रेमी उसके साथ जब वे संबंध बनाया करते थे, मिलते थे, लेकिन एक बार ऐसा होता है जब ये आपस में संबंध बना रहे थे, तब अचानक यहाँ रोहित कुमार की एंट्री हो जाती है। रोहित कुमार अपनी बहन को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो गुस्सा आता है, लेकिन अपनी बहन को समझाता है, कहता है कि जो तुम कर रही हो वो गलत है, इसलिए ये सब मत किया करो, अच्छा नहीं है। परिवार को, समाज को, लोगों को पता चलेगा तो तुम्हारे इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देंगे। इसलिए वो लड़का दूसरे समुदाय का है, इसराइल उसका नाम है, इसलिए उससे दूर ही रहो तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सही है। लेकिन वो लड़की चंचला थी कि भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी और अक्सर इन बहन और भाई के बीच में झगड़ा होता था। झगड़ा जब ज़्यादा लगातार बढ़ता चला जाता है, तभी वो प्लानिंग करती है कि अपने भाई को रास्ते से हटाना है। और जैसे ही उसे ये पता चलता है कि वो मामा के घर गया है रांची, और रांची से लौटकर वापस आएगा, तो 30 तारीख को उसे गांव जाना था, लेकिन ये बहन पहले से ही चांदनी चौक बस स्टैंड पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही इसका भाई बस स्टैंड पर पहुंचता है, अपने भाई से प्यार से बात करती है और बहुत ही अच्छे से बात करते करते कहती है कि भैया मुझे अपना मोबाइल दे दो, मुझे तुमसे मोबाइल पे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी, तो वो कोई ना कोई बहाना लेकर ऐसे ही टाल मटोल कर देती है और अपने भाई का मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है। कहती है कि इसका मुझसे ख़राब हो गया है। कोई ना कोई बहाना लेकर अपने भाई को सीधा अपने सरकारी क्वार्टर में लेके जाती है, जो कि पतरातू के पंच मंदिर इलाके में है, थर्मल बिजली बोर्ड के सरकारी क्वार्टर में। वहाँ ले जाने के बाद अपने भाई को कुछ खाने पीने की चीज़ देती है। उसमें वो ओवरडोज देती है नींद की गोलियों की। इतनी ज़्यादा गोलियाँ देती है कि भाई खाते ही वो मर जाता है। भाई तो मर जाता है, लेकिन इसकी लाश का वो क्या करे, यही सोचने में उसे 48 घंटे का समय लग जाता है। 48 घंटे तक वो लाश घर के अंदर पड़ी रहती है और वो तमाम तरह के प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाएं, क्या करें। 48 घंटे तक सोचते रहते हैं चंचला और इसराइल, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकलता। तभी वो कोशिश करते हैं और घर के ही अंदर जहाँ बेडरूम होता है, जहाँ वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे, वहीं कब्र खोदी जाती है। करीब 4-5 घंटे लगते हैं कब्र खोदने में। कब्र खोदकर अपने ही सगे भाई रोहित कुमार की, जिसकी उम्र 21 साल होती है, आंगन में, उसमें बेडरूम में दफना देते हैं। और दफनाने के बाद अब इनके जितने भी रास्ते बंद थे वो सब रास्ते खुल जाते हैं। प्रेमी और प्रेमिका दोनों मिलकर आपस में वहीं, ज़्यादातर जब वक्त मिलता था वहीं रहते थे। इसी बीच में उस लड़की ने मिस्त्री बुलवाकर इस घर के फ़र्श को बहुत अच्छे से करा दिया, उसे पुख्ता मजबूत करा दिया ताकि किसी को शक ना हो। उधर बाप जो नरेश महतो था, एक थाने से दूसरे थाने, एक घर से दूसरे घर, एक दोस्त से दूसरे घर, हर जगह जाता था, तलाश कर रहा था, लेकिन उसको बेटे की तलाश कहीं पूरी होती ही नहीं है। और बेटा बार बार अपने पिता के सपने में आता था कि पिता मुझे बाहर निकालो। जब वो उसका बेटा सपने में आकर ये कहता था कि मुझे बाहर निकालो, तब नरेश महतो परेशान होता था और इसी बात को सोचते हुए उसे नहीं पता था कि उसके बेटे की हत्या किसी और ने नहीं, उसकी सगी बेटी ने की है और उसी के सरकारी क्वार्टर में उसको दफना दिया है। तब उसने अपने परिवार के साथ, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, बाकी लोगों के साथ चुटिया थाने में, जो रांची में लगता है, वहाँ जाकर धरना प्रदर्शन दिया। और तब चुटिया पुलिस जागरूक होती है और चुटिया थाने की या पतरातू थाने की जो दूरी होती है लगभग 60 किलोमीटर के आसपास होती है। यानी कि वो लड़की अपने भाई की हत्या करने के लिए पहले से प्लानिंग के साथ चुटिया थाने के बस स्टैंड पर जाती है और वहाँ जाकर अपने भाई को लेके आती है और उसको मारकर दफना देती है। दोस्तों, जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो वाकई लोग सुनकर हैरान थे कि एक सगी बहन आखिरकार ऐसे कैसे कर सकती है। वाकई आज की घटना परेशान करने वाली है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि आपके आसपास कोई ऐसी बात है तो कम से कम जागरूक रहें, सतर्क रहें और ऐसा कोई भी क्राइम होने ना दें। यहाँ पर कहीं ना कहीं रोहित कुमार की गलती ये रही है, उसे अपने परिवार के बाकी सदस्यों से बताना चाहिए था। जब बात वहाँ से नहीं बन पा रही थी तो उसे पुलिस के पास जाना चाहिए था, और पुलिस के पास जाता तो शायद उसकी जान कभी नहीं जाती। फ़िलहाल पुलिस ने उसकी बहन और उसके बहन की जो प्रेमी है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में चार्जशीट लगाकर आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके, ताकि पूरे प्रदेश में इस बात की एक नज़ीर पेश हो सके कि भविष्य में किसी ने इस तरह का अपराध किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, जाते जाते कुछ
जन्मदिन है, जिसमें क्या तालिब खान है, इनका जन्मदिन है, साथ ही विशाल कैस्मा हैं, इनकी शादी की सालगिरह है। इनकी शादी की सालगिरह मुबारक हो और तालिब खान को जन्मदिन मुबारक हो। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें दीप चंद देहाती, चंद्र सिंह वसावा गुजरात से हैं, संतोष, पंकज सैनी, मुकेश कुमार, धर्मेंद्र महतो, मोहम्मद फिरोज, अरशद सैफी अमरोहा से हैं, सहराज अंसारी, प्रदीप यादव, रोहित शाक्या, प्रेम सिंह क्षत्रिय हमीरपुर से हैं, अतुल, संदीप कुमार बिहार से, नसीम अहमद, मुखराज गेंदा बूंदी से हैं, साबिर आलम, आफ्ताब आलम, शफीक अहमद, गोविंद अनुराग, शफीक राजा नकवी, मनोज कुमार प्रजापति, सीमा गुज्जर, प्रकाश कुमार यादव, कृष्णा महतो, बाबू अंसारी, राजू कुमार महतो, सुभाष चंद गोरखपुर से हैं, जावेद सैद, अजहर आलम, मोहम्मद सदरुल, दिलीप अलवर से हैं, अयान सैफ़ी, मोहम्मद शफीक, अनिल मौर्य। इन सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।